चलिए बेटा ये अगला टॉपिक लिखिए प्रोटीन के जैविक महत्व। लिखिए प्रोटीन के जैविक महत्व। जैविक महत्व देखिए बच्चों, आपका अगला टॉपिक है प्रोटीन के जैविक महत्व। अब प्रोटीन के जैविक महत्व क्या है, ये हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व होगा, वो चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे और अपना क्लियरेंस करते जाएंगे। तो पहला टॉपिक लिखिए, इसके अंदर कोशिकाओं के रचनात्मक अवयव। पहला लिखिए कोशिकाओं के रचनात्मक अवयव। कोशिकाओं के रचनात्मक अवयव देखिए बेटा जी, कोशिकाओं के रचनात्मक अवयव क्या है। कभी आप लोगों ने देखा होगा आपके सिर पे से बाल उड़ जाते हैं, ठीक है, किसी के और के देखा होगा भाई तेरे नहीं होता, क्या होता, किसी और के तो होता है, तेरे बीमारी नहीं होती तो क्या है, मेरे तो होती है, कोरोना तेरे नहीं होता तो क्या भाई किसी और के तो होता है। ठीक है, तो देखो अब किसी के बाल उड़ जाए बढ़िया घने घने आ रहे हैं, उसके एकदम स्मार्ट बंदा लगता है, बिल्कुल शानदार, कहेंगे और यार इतने रोशन हो रहा है बिल्कुल पूरा। अब मान लीजिए उसके बाल उड़ जाए तो क्या वो कैसा लगेगा, जस्ट इमेजिन करके आप लोग अपने आप को देखना कि यार मैं बिना बाल के कैसा लगूंगा। कांचा चीना की तरह लगोगे। तो बेटा जी रचनात्मक अवयव का मतलब क्या है कि किसी की रचना और शरीर का बिल्कुल एक महत्वपूर्ण अंग क्या है, आपके बाल है। तो इन बाल का निर्माण करने का कार्य कौन करता है, आपके प्रोटीन द्वारा किया जाता है, जिससे कि आपके चेहरे की सुंदरता जो है वो और भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, अपने चेहरे की जो सुंदरता जो है ना वो और भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियां जो होती है बढ़िया अच्छे से बढ़िया दो छोटियां बना करके बाल बना दिया, कितनी सुंदर लगती है। ठीक है, लड़के जो होते हैं वो ऊंचा डला अच्छे लगते हैं, नहीं बढ़िया आराम छोटे छोटे बाल अच्छे लगते हैं। ठीक है, कोई देखते हो नाखूनों पर भी ज्यादा जोर देते हैं लोग, नाखूनों से भी अपना जो शरीर है वो अच्छा लगता है। कैसे कि जब कोई आपके कोई कहे लाल हाथ दिखा और नाखून बढ़ाए रहते गंदा रहते मरने के लिए अच्छा लगते हैं, नहीं। जब आपके नाखून नॉर्मल साइज में हो अच्छे हो, अरे एक किसी के नाखून ही नहीं हो फिर क्या होगा, सपोज करो कैसे लगेगी अंगुलियां, अच्छी लगेगी नहीं। तो क्या है कि हमारे शरीर की रचनात्मक अवयव है, क्या ये हमारे शरीर के रचनात्मक अवयव है। जिस प्रकार से हमारे शरीर पर बाल आते हैं, बाल आते हैं, रोए आते हैं। अब बाल आना, रोग को आना भी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। क्यों, क्योंकि जब तक हमारे ये बाल नहीं आएंगे, रोए नहीं आएंगे, तो हमारे शरीर में से क्या नाम जो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो पसीने द्वारा बाहर नहीं निकलेंगे, इससे हमें नुकसान है। तो क्या है ये रचनात्मक अवयव, मतलब ये शरीर की रचना करने का काम करते हैं, उसके निर्माण करने का काम करते हैं कौन, आपके बाल, नाखून, कोशिकाएं, त्वचा। अब तो त्वचा नहीं हो आपके शरीर में तो क्या होगा, सपोज करो त्वचा नहीं हो शरीर में तो क्या होगा, अरे एक चीज एक त्वचा यहाँ तक आपके हट जाती है थोड़ी सी, जिसमें आपके हाथ लगाते जलन लगने लगती है, तो क्या होगा फिर आपके शरीर का, बिल्कुल आपके त्वचा से भी अच्छे सुंदर लगते हो ना। अरे काला हो तो क्या होगा भाई, अच्छा लगता है आदमी काला भी है, और गोरा हो अच्छे कुछ डिफेक्ट हो तो फिर क्या होगा, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए ये हमारे शरीर का रचनात्मक अवयव है और हमारे शरीर का निर्माण करने में इन प्रोटीन्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक तो ये टिकटी है और एक तो ये बॉडी बिल्डर रोज यो सिक्स पैक है तुम्हारे है, तो भाई क्या नहीं मेरा तो बदली नहीं है। तो भैया आप लोग देखते हो पिक्चरों में देखते हो बढ़िया, एक तो बिल्कुल स्लिम ट्रिम चॉकलेट बॉय, एक तो बॉडी बिल्डर, विदा हो जाते हो ना आप लोग। वो किसकी करामात है, प्रोटीन की करामात है। किसकी करामात है, वो प्रोटीन की। क्योंकि प्रोटीन नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी का निर्माण भी नहीं होगा ढंग से। तो इस चीज को रख लेना। लिखिए इसमें
प्रोटीन जैविक पदार्थों की संरचना में प्रोटीन जैविक पदार्थों की संरचना में जैविक पदार्थों की संरचना में विशेष है, विशेष ऐसे लिखो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शरीर में या ये हमारे शरीर के हमारे ऐसे लिखो नाखून बाल त्वचा तथा ऊतकों का निर्माण करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं। आगे लिखिए संयोजी ऊतक, ऐसे लिखो संयोजी ऊतकों में कोलेजन नामक प्रोटीन, ऊतकों में कोलेजन नामक प्रोटीन होता है तथा मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए बेटा जी, आपके क्या नाम से नाखून, बाल, त्वचा और ऊतकों का निर्माण जो है किससे होता है? प्रोटीन से ही होता है। अब नाखून, बाल और त्वचा जो है ये केरेटिन, नाखून, बाल और त्वचा जो है ये क्या नाम से केरेटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये केरेटिन नामक प्रोटीन से इनका निर्माण होता है। जबकि क्या नाम से ऊतक जो है वो जैसे संयोजी ऊतक जो है इनका निर्माण आपके कोलेजन नामक प्रोटीन से होता है। किससे होता है? कोलेजन नामक प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। तथा मांसपेशियों का निर्माण जो होता है ये मायोसिन नामक कोई प्रोटीन है, इससे आपके मांसपेशियों का निर्माण होता है। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि किन प्रोटीन से किन किन चीजों का निर्माण होता है, तो उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता यहाँ से, पर बड़ा क्वेश्चन पूछता है। पर मान लीजिए कहीं उठा करके दे दे तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका दूसरा, एंजाइम अर्थात जैव उत्प्रेरक के रूप में। एंजाइम अर्थात जैव उत्प्रेरक के रूप में। एंजाइम अर्थात जैव उत्प्रेरक के रूप में। देखिए बेटा जी,
एंजाइम या जैव उत्प्रेरक, आप लोगों ने उत्प्रेरक का निर्माण सुना होगा, केमिस्ट्री के अंदर उत्प्रेरक का सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बहुत चर्चित है कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब 10 की पावर 10 गुना तक उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। कौन? उत्प्रेरक। उस अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करते और न ही किसी से बंध बनाने का काम करते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। सेम टू सेम यही कार्य मानव शरीर में किसका होता है? एंजाइमों का होता है। किसका होता है मानव शरीर में? एंजाइमों का सेम टू सेम यही कार्य होता है। ये भी क्या करते हैं कि मानवों में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं इनका जो वेग जो है वो बढ़ाती है या इन जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में क्या करती है? महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। क्या कहलाते हैं? आपके एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा जी? एंजाइम कहलाते हैं। बस ध्यान रखिएगा, एंजाइम और उत्प्रेरक में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो इतना कि आपका एंजाइम तो क्या है? ये एंजाइम तो क्या है? अपने मानव शरीर के हैं, जिसलिए उनका नाम उत्प्रेरक से एंजाइम रख दिया गया। जबकि उत्प्रेरक क्या कहाँ काम में आते हैं? अपने रसायन विज्ञान के अंदर, जो प्योर रसायन विज्ञान है वहां पर अभिक्रिया को वेग को बढ़ाने के लिए या कोई अभिक्रिया चल रही है उस अभिक्रिया के अंदर डालने के लिए आपके उत्प्रेरक काम में आते हैं। उत्प्रेरक मतलब उत्प्रेरित करना। क्या होता है उत्प्रेरक का मतलब? उत्प्रेरित करना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए काम में आते हैं। अब ये चीज आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर आपके क्या है, इसके अंदर इनकी अभिक्रियाओं का यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बात की जा रही है, उनकी चर्चा की जा रही है। रासायनिक तौर पर उनका क्या किया जा रहा है? यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। नहीं तो बायोलॉजी में पढ़ लेते, नहीं तो इसको बायोलॉजी में पढ़ लेते आप लोग। केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हो? ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग इसलिए इसको पढ़ते हैं क्योंकि इनका यहाँ पर एंजाइम के रूप में भी उपयोग होता है। तो लिख लीजिए कि प्रोटीन्स का एंजाइम के रूप में भी उपयोग होता है। लिख लीजिए प्रोटीन का मानव शरीर में किसी जैविक क्रिया के या जैविक क्रिया को संपन्न करने में, जैविक क्रिया को संपन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा टॉपिक है इसमें पॉइंट, हार्मोन्स के रूप में, हार्मोन के रूप में लिखिए इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन जैसे अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय से? जैसे अग्नाशय से इंसुलिन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन
आदि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन आदि स्रावित होते हैं, जो प्रोटीन से ऐसे दोनों बनते हैं, जो प्रोटीन से बनते हैं। देखिए बेटा ये क्या होगा कि आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन है, क्या है अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन, जैसे आपके अग्राशय ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? इंसुलिन। अब ये इंसुलिन हार्मोन जो है क्या काम में आता है? इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। किसको तोड़ने का काम करता है? ग्लूकोज को। अरे सुना होगा कि क्या नाम से किसी की डायबिटीज होती है, तो डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि उसके शरीर में इंसुलिन हार्मोन क्या बनता है? कम बनता है। क्या बनता है? कम बनता है, या उसके अंदर से बनना ही किसके बंद हो जाता है, वो इंसुलिन के फिर क्या लेता है? इंजेक्शन लेता है। क्या लेता है? वो इंजेक्शन लेता है, इंसुलिन हार्मोन को बाहर से लेता है। तो इंसुलिन हार्मोन अपने शरीर में ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, जिससे कि क्या नाम से हमारे शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज को तोड़ोगे तो एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो और वो एनर्जी हमारे क्या करती है? शरीर को चलने में, फिरने में, दौड़ने में, अपना काम करने में भी सहायक होती है। तो ये एनर्जी आपको किससे मिलती है? इंसुलिन हार्मोन से, जो क्या कि ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी अगर यदि इसकी कमी हो जाए तो गलगंड नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गलगंड नामक रोग होता है। कैसे होता है कि गला बिल्कुल सूज जाता है, जो गला जो है बिल्कुल सूज जाता है, और गला जो है ना ऐसे कर जाती है, गर्दन ऐसे कर जाती है, और गला ऐसे जैसे मोटा हो जाए, इस तरीके से मोटा हो जाता है। तो ये रोग क्या कहलाता है? आपके गलगंड रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके गलगंड रोग कहलाता है। मतलब मोटा हो जाना, सूख करके यहाँ से फूल करके मोटा हो जाना, वो गलगंड रोग कहलाता है। तो गलगंड रोग भी इससे होता है। तो ये सभी हार्मोन जो है किससे निर्मित है? आपके प्रोटीन। किससे निर्मित है? प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक लिखिए, ऑक्सीजन वाहक के रूप में ऑक्सीजन वाहक के रूप में ऑक्सीजन वाहक के रूप में इसमें लिखिए हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मानव शरीर में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। इसका कार्य करता है, ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। आपको पता है कि बच्चों अपने जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की कमी होने से अपना शरीर कैसा पड़ जाता है? पीला। तो क्यों पड़ता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण अपने रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन ही क्या करता है बच्चों कि अपने शरीर में जो ऑक्सीजन जो है इसका वाहक का काम भी करता है। कैसे करता है कि अपने शरीर में क्या मिलता है? ब्लड। और ब्लड में क्या मिलता है? आपके हीमोग्लोबिन। ब्लड अपना कहाँ जाता है? 2 बार तो हार्ट में से गुजरता है। कितनी बार? 2 बार हार्ट में से गुजरेगा, और 2 बार हार्ट में से गुजरने के बाद में वो कहाँ जाता है? आपके फेफड़ों के अंदर जाता है, और फेफड़ों के अंदर से उसका क्या होता है? वहां पे ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन मतलब सांस ली तो ऑक्सीजन जो हमारे अंदर गई वो कहाँ जाएगी? फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी रक्त वाहिनियां होती है, उन रक्त वाहिनियों को भेद करके किसमें मिलती है? रक्त के अंदर। और वहां से जो लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ छोड़ी जाती है? आपके फेफड़ों में छोड़ी जाती है। कभी कभी सांस लेकर के फिर आप लोग छोड़ते हो हवा, ठीक है। तो वो उस ऑक्सीजन को आपके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और इसी से ही
नहीं, उदक जो है या अपनी जो छोटी छोटी कोशिकाएं जो है वो क्या करती है, अपना कोशिका विभाजन चक्र आरंभ करती है, और कोशिका विभाजन चक्र आरंभ करने के बाद में जो उनकी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है वो क्या करती है, संपन्न करती है, और इनसे भी हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एनर्जी। अब सोच लीजिएगा, जो आदमी 72 बार या 1 मिनट में पता नहीं कितनी बार वो सांस लेगा, अगर यदि इस चीज को कम किया जाए तो इंसान की शरीर की जो आयु है वो बढ़ाई जा सकती है। मतलब जितना कोशिका अपघटन कम होगा उतने ही इंसान के शरीर की आयु क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी, और जितनी जल्दी उसके कोशिका अपघटन हो रहा है तो उसकी आयु उतनी ही कम होगी। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा अनुमान है कि जब अपन सांस लेते हैं तो इसका मतलब कोशिकाओं का विभाजन जो होगा तेज होता है। कैसा होता है, तेज होता है। अगर यदि कोशिका विभाजन को रोक दिया जाए, यदि रोक दिया जाए, उसकी गति को धीरे कर दिया जाए, जैसे फलों के अंदर हम उसकी गति को धीरे करें तो सड़ते नहीं है, नहीं सड़ता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यदि उसको कम कर दिया जाए तो मतलब इंसान की आयु को बढ़ाया जा सकता है। Am I right? Am I right? नेक्स्ट देखिए, 5वां। क्या पता बेटा जी, मैंने सोचा है ये चीज, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि यदि हम लोग सांस लेना कम कर दें तो हमारी आयु बढ़ सकती है। इम्पॉसिबल नहीं है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है कि आप लोग सांस लेना कम कर सकते हो। हम सांस लेना कम करते हैं, और जब हम योग करते हैं थोड़ी देर रोक लेंगे, एक बार में ले ले थोड़ी दो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, शरीर की सुरक्षा, 5वां। शरीर की, बेटा जी ये कोई टॉकिंग का वो नहीं है, बात करनी बाद में कर लेना, डिस्कशन बाद में। शरीर की सुरक्षा, देखिए बेटा जी, प्रोटीन जो है ये विभिन्न प्रकार के जो अपने वायरस अटैक होते हैं, क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के वायरस अटैक होते हैं, उनसे हमारे शरीर की सुरक्षा करने का काम करता है। बस इतना लिखना है इसके अंदर, आपका खत्म। नेक्स्ट 6ठा लिखिए, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत, इसमें लिखिए, शरीर का संपूर्ण बाह्य आवरण तथा मांसपेशियां, शरीर का संपूर्ण बाह्य आवरण तथा मांसपेशियां प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, और यह आकार में बढ़ती रहती है, और यह आकार में बढ़ती रहती है, में बढ़ती रहती है, और यह आकार में बढ़ती रहती है। आंतरिक उपापचय की क्रियाओं के कारण, आंतरिक उपापचय क्रियाओं के कारण, आंतरिक उपापचय क्रियाओं के कारण उत्तक प्रोटीन का क्षय होता है। उत्तक प्रोटीन का क्षय होता है, जो क्षय होता है। इनकी मरम्मत
इनकी मरम्मत एमिनो अम्लों द्वारा होती है। देखिए बच्चों, अपना जो बाहरी शरीर जो है, पूरा का पूरा बाहरी शरीर है, ये अपने मांसपेशियों से इनसे बनता है, त्वचा से बनता है। तो पूरा का पूरा त्वचा और मांसपेशी आपकी किससे बनती है? प्रोटीन से ही बनती है। और निरंतर इसकी क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। अरे एक बालक से एक वयस्क बनता है, और वयस्क बनने के बाद में उसके शरीर में थोड़ी क्या होगी है? वृद्धि होगी। और उसके शरीर में वृद्धि होने से ऊतकों के अंदर प्रोटीन का क्या होता है? क्षय होगा। ऊतकों में प्रोटीन का क्या होता है? क्षय होता है। और ऊतकों में प्रोटीन के क्षय होने के कारण क्या होगा? ऊतक में प्रोटीन के क्षय होने के कारण आपके आंतरिक ऊतक जो है, उनके अंदर प्रोटीन की कमी होगी। और उनके प्रोटीन की कमी होगी तो उनके मरम्मत का कार्य कौन करता है? आपके उनके मरम्मत का कार्य यहाँ पे कौन करेगा? एमिनो अम्लों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एमिनो अम्लों के द्वारा किया जाता है। ये टॉपिक आपके यहीं पे खत्म। धन्यवाद। थैंक यू।